हमारी कोशिश इक्वालिटी क्रिएट करनी है। इक्वालिटी और इंक्लूजन आता है दो पर्पज से कि हमने इन सब बच्चों को ओपन एक्सेस दे रखी है। हर वो बंदा जिसके लिए सोसाइटी ने जनरली अपने डोर नहीं खोले, जैसे हमारे डेफ बच्चे थे, उनको बताना था किसी ट्रांसजेंडर के बारे में तो वो ताली करके बताते थे, वो कहाँ है ये कहाँ ये बताते थे। हम तो अपने आप को लेबोरेटरी ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। इंजीनियरिंग जो करते हैं या अक्सर एमबीए करने वाले लोग बहुत कम अपने फील्ड में जाते हैं। ऐसे तो मैं एनजीओ खोल के प्रीचिंग करता तो कोई नहीं आता। एमबीए के स्टूडेंट्स तक को अगर मैं एलजीबीटी के बारे में पूछती हूँ, दे आर नॉट इवन क्लियर अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ एलजीबीटी। उनके राइट्स के बारे में या बाकी चीजों के बारे में उनको नहीं पता है। Hi everyone, I hope you all are doing well. So guys, welcome to my YouTube and welcome to my show. So आज गीत धालीवाल शो का जो ये एपिसोड है ये बहुत ही खास होगा और इसको मैं बड़े ही अलग ढंग से आज शूट कर रही हूँ और रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं आई हुई हूँ और मेरे साथ भाई आज एक कमाल के स्पेशल गेस्ट हैं और जिनके बारे में मुझे चंडीगढ़ में पता चल गया था और मैं स्पेशली चंडीगढ़ से स्पेशली ट्रेवल करके आई हूँ रायपुर। और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे स्पेशल गेस्ट इनसे हमारी मुलाकात हुई और मैंने सोचा कि भाई अब इनको शो का हिस्सा बनाना तो बहुत ज़रूरी है। सो मेरे साथ है नुक्कड़ कैफ़े। जी हाँ, नुक्कड़ कैफ़े जो यहाँ का बहुत ही स्पेशल कैफ़े है। स्पेशल क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो मेरे साथ है प्रियंक, राइट। सो प्रियंक जी हैं यहाँ पे नुक्कड़ कैफ़े के ओनर हैं, फाउंडर हैं। नुक्कड़ कैफ़े एक ऐसा कैफ़े एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो जो अलग अलग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ में से हैं, पीपल विद ड्वार्फिज्म वो लोग हैं, देन पीपल विद डाउन सिंड्रोम वो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं एंड पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी यानी डीफ एंड डम है वो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं। और एक बहुत ही कमाल की जगह है, कला से जुड़ी हुई, खाने पीने सभी चीज़ों से जुड़ी हुई। और मैंने सोचा कि भाई ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट जिन्होंने क्रिएट किया है, जिन्होंने शुरू किया है, उनसे बातचीत तो बहुत ज़रूर बनती है। सो हमारे साथ हैं प्रियंक फाउंडर हैं नुक्कड़ कैफ़े के। सो उनसे बातचीत करते हैं कि भाई ये कैसे कमाल का आइडिया आया। सो प्रियंक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। राइट। सो प्रियंक, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि भाई ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया कैसे? 2013 से हमने इसकी शुरुआत की थी और ऑब्वियसली क्योंकि उसके पहले से मैं फेलो वगैरह रह चुका हूँ तो अपनी फेलोशिप पीरियड के दौरान जो डिस्पैरिटी वगैरह से मेरा सामना हुआ, जब मैंने देखा कि जो एक तबका है हमारे समाज का जिसको एक्सेस नहीं है, प्रिविलेज नहीं मिलते कई चीजों के, उसी की तुलना में एक बाकी सोसाइटी है जो हर तरीके के प्रिविलेज का इस्तेमाल करती है। तो वो जो डिस्पैरिटी और जो वर्ग के बीच का जो गैप था उसको देख के मुझे लगा कि एक ऐसी कम्युनिकेबल स्पेस बननी चाहिए जहाँ पे हर कम्युनिटी को इक्वल एक्सेस मिल सके। बिल्कुल। तो उसी थॉट के अराउंड नुक्कड़ बनना शुरू हुआ था और सबसे शुरू में हमने इसकी 2013 में शुरुआत की थी तो हमने सिर्फ डेफ कम्युनिटी के साथ शुरू किया कि एक ओपन स्पेस जहाँ पे डेफ कम्युनिटी एम्प्लॉयड है ताकि हर वो गेस्ट नुक्कड़ आ रहा है इंटरेक्ट कर सके और उनसे उनके चैलेंजेस के बारे में समझ सके। क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम कम्युनिकेशन स्पेस बनाएंगे जहाँ पे इंटरेक्शन की जगह रहेगी। अब जब नुक्कड़ आते हैं, जो आप देखते हैं कि आपको सर्व करने वाले लोग या काउंटर पे जो कैशियर्स हैं या जो बिलिंग मैनेज कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, मोस्टली सारे लोग डेफ या डिफरेंटली एबल कम्युनिटी के हैं। तो इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करके आप उनके चैलेंजेस समझ पाते हैं, वो वक्त आपको मिल पाता है। अदरवाइज तो इन लाइफ आपका कभी वैसे कॉमन इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। इस आइडिया के अराउंड पूरे हमने कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी 2013 में। तो आज 2022 तक आते थे। करंटली हमारे 4 स्टोर्स हैं 2 अलग अलग शहरों में और हर स्टोर में आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनीज से हमने शुरू किया था। 13 में हमारे पास डेफ कम्युनिटी के बच्चे थे, फिर आज आप देखेंगे करीब 4 कम्युनिटीज का हम लोग काम करते हैं। इसमें डेफ भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, डाउन सिंड्रोम पीपल भी हैं, ड्वार्फ वाले बच्चे भी हैं और ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स हैं, ये सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। ग्रेट। तो भाई प्रियंक, मुझे तो इतना कमाल का कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि देखो आम हम लोग क्या है अपनी जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं तो इतना टाइम नहीं है कि हम ये सोचे कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव लें, है ना। क्योंकि देखो आप जिस कम्युनिटी के साथ है, जो लोग जुड़े हुए हैं, इनको ट्रेन करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मुझे लगता है आजकल अगर बिजनेस व्यू पॉइंट से लोग देखें तो उनको लोग ऐसे चाहिए क्विकली आपका काम समझ लें और आपको प्रॉफिट जनरेट करके दें। लेकिन आपने वहां पे बाकी लोगों को छोड़ते हुए आपने एक ऐसी कम्युनिटी और ऐसे सेक्शन को चूज करने की हिम्मत रखी जिसको स्पेशल आई थिंक ट्रेनिंग, हालांकि वो लोग भी बहुत कमाल से चीज़ें समझ लेते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आपने इन लोगों को हायर किया और
तो ट्रेनिंग के दौरान मतलब कैसे ट्रेनिंग कैसे होती है इनकी? शुरुआत में जैसे आप अलग अलग कंपनीज की बात कर रहे हैं तो जैसे हमारे ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर बड़ा बेसिक सा बना हुआ है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग हम लोग अपने ऑफर करते हैं। ओके। जो सीनियर टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की हुई थी, जो 2013 से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा इटरेशन रेट बहुत कम है, एम्प्लॉयज जनरली डू नॉट लीव नुक्कड़ जब आ जाते हैं, क्योंकि वर्क कल्चर इस तरीके से बना हुआ है। तो जो सबसे सीनियर मेंबर्स हैं वो अपनी हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग लगातार पास ऑन करते जाते हैं, सुपरविजन उनके सुपरविजन में चीजें होती हैं। दूसरा, हमारे गलती की बहुत गुंजाइश हम लोगों ने छोड़ रखी है। गलतियां करने पे आपको एकदम से बैंक आपको परेशान नहीं किया जाता। जैसे कि हम जानते हैं कि टेबल नंबर 7 कॉर्डर टेबल नंबर 9 पे जा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एरर आ सकता है। उतनी गुंजाइश हम लोग भी लेके चलते हैं और उतने एरर की स्पेस हमने छोड़ रखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग जो काम कर रहे हैं उनसे प्रोन टू एरर्स हो सकते हैं, क्योंकि इतना हाईली एफिशिएंट कोई नहीं हो सकता है। ज्यादातर बच्चे गांव से आते हैं, एजुकेशन का भी उनकी रही नहीं है, और वैसे भी साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन का एरर हो जाता है। ट्रांस मेंबर्स को कभी एजुकेशन का उतना स्टैंडर्ड नहीं आ पाया तो टेबल पे जो ऑर्डर लिखा था तो ऐसे एरर्स आते रहते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सिक्वेंशली लगातार प्रोसेस में जुड़ के इंटरेक्शन कर करके कम्युनिकेट कर करके वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करते चले जाएं। तो ट्रेनिंग में कुछ चीजें बहुत बेसिक समझ आई जाती है। जैसे कोई भी नया इंटर्न या कोई भी नया एम्प्लॉय हमारे पास में आता है तो उसको हम लोग पहले 15 दिनों के लिए किचन में रखते हैं, ताकि किचन में डिशेस के बारे में समझ सके, किस डिश में क्या वैरायटी चलती है, किस डिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस डिश में कौन सी मतलब किस प्लेट में कौन सी डिश जाती है, कौन सी डिश बाउल में जाती है, किसका नाम क्या है। इसके बाद फिर वो जब वहां से क्लियर होके यहाँ पे आते हैं गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, तो सीनियर्स के साथ वो जाके समझते हैं कि कोई बंदा पहले ऑर्डर लेगा तो किस चीज का सीक्वेंस होना चाहिए, सूप कब जाएगा, डेजर्ट्स कब जाएंगे, मेन कोर्स कब सर्व होगा, प्लेट्स में क्या प्लेट्स कहाँ पे रखनी है, स्पून्स कौन से, ये सब ना ऑन एक्सेस में होता है सीनियर्स को देख देख के, जूनियर्स को देख देख के। और 100% फुल प्रूफ कुछ भी नहीं, हम मान के चलते कि गलतियां होंगी, गलतियों के लिए जगह भी हमने बना रखी है कि एक्सेप्टेंस है, उन गलतियों का खामियाजा भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमने एक एफर्ट डाले हुए हैं। और इन सब चीजों के अलावा हमारी एक और कोशिश रहती है कि जो एम्प्लॉइज हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनके कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखें। इसलिए हमने अपने जो सिस्टम है सिस्टम को इतना एफिशिएंट बनाया। जैसे अब मेरे यहाँ टेबल पे ऑर्डर लिखने के लिए आपको पता है पेपर पेंसिल मिलता है, आप पेंसिल पे अपना ऑर्डर देते हैं, किचन से स्टाफ प्रोसेस करके देता है। डिस्पाइट ऑफ अस हैविंग ट्रांसजेंडर, हम उसके बावजूद वहां पे उन पेपर पेंसिल को रखें, क्योंकि हमारे पास डेफ बच्चे भी हैं। हमें चाहते हैं कि सबको इक्वल एक्सेस मिले। कभी हमारा डेफ ये ना बोले यार मैं तो बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो ऑर्डर नहीं ले पाता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। तो एक्सेस सबको बराबर मिले। सेकंडली, जैसे ऑर्डर रेडी होता है तो किचन के बाहर एक फ्लैश लाइट लगी हुई है, ऑर्डर रेडी होने पे किचन स्टाफ फ्लैश लाइट बंद करता है तो पता चलता है कि ऑर्डर रेडी हो गया, आप जाके ऑर्डर प्रोसेस करके ले आते हैं। हमारे बिलिंग सिस्टम के साथ में बजर्स एंड मतलब उसमें इंडिकेशन डले हुए कि बिलिंग फ्लैश होती है, लाइट्स फ्लैश होती है। तो ये सारी चीजें होने से क्या है ना कि एक डेफ बच्चा भी है इस सिस्टम में अपने आप को इक्विप्ड समझता है, उसको उसकी अगर ना सुन पाने की उसकी दिक्कत की वजह से उसको कहीं पे भी कमजोरी महसूस नहीं होती है, वो अपने आप को एट पार समझता है सबके, बराबर से एफिशिएंटली इंप्रूव करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रियंक, मैं कहूंगी कि भाई ऐसे मतलब जो आपने अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ कैफे शुरू किया है, मुझे पर्सनली बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट लगा। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, इतनी बारीकियों से चीज़ें बता रही हैं, इतना सोचना समझना और इतनी बारीकियों पे काम करना, तो भाई हैट्स ऑफ है आपको, आपकी इस सोच को कि आपने ऐसा सोचा और इतना कमाल का इनिशिएटिव लिया। और 4 ब्रांचेस, जैसे हमें प्रियंक ने बताया कि 4 ब्रांचेस हैं, तो ये चारों ब्रांचेस छत्तीसगढ़ में ही हैं। छत्तीसगढ़ में 2 शहरों में फिलहाल, रायपुर और भिलाई में। जी, ओके, रायपुर और भिलाई में है। और जब मैं प्रियंक से बात करी थी, हमारी काफ़ी बात हुई, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला। और वाकई ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहा ना कि हम अक्सर हमें जैसे ड्वार्फ हैं या फिर डाउन सिंड्रोम के लोगों के साथ ऐसे बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। और मेरा आज पहला एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे प्रियंक, जब मैंने मनीष के साथ बात की और सुनील के साथ बात की, और मुझे लगा कि यार वाकई ये एक अच्छी चीज़ है। आप कैफ़े है, एक इंटरेक्शन सबसे हो रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी का वो हिस्सा भी देखने को मिल रहा है जो हमें आम जिंदगी में हम नहीं मिल पाते। सोसाइटी सेंसिटाइजेशन की हमारी पूरी कोशिश है। मतलब मैं कभी इस बात को नहीं कोट करता कि नुक्कड़ एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, बहुत ऐसे सारे बच्चों, एम्प्लॉयमेंट हमारा कभी कोर है ही नहीं। डेफिनेटली 60 लोगों की टीम में हमारे पास 80% स्पेशली एबल कम्युनिटी के मेंबर्स काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कभी इस बात को कोट नहीं करते कि हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारी कोशिश इक्वालिटी क्रिएट करनी, इक्वालिटी और इंक्लूजन आता है 2 पर्पज से, कि हमने इन सब बच्चों को ओपन एक्सेस दे रखी है। हर वो बंदा जिसके लिए सोसाइटी ने जनरली अपने डोर नहीं खोले एम्प्लॉयमेंट को लेके, तो एम्प्लॉयमेंट मिलने से 3 पर्पज फॉलो हो जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। आज के पहले आपकी फैमिली ने आपको लायबिलिटी माना हुआ था कि यार डेफ बच्चा हो गया, ये पता नहीं क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा हो गया, ये कैसे करेगा। तो उनकी फैमिली को इस बात का भरोसा है कि आज उनका बच्चा या आज उनका बेटा एक जगह पे एम्प्लॉयड है, वहां से 8-9 हजार की सैलरी लेके आ रहा है, उसका घर चल सकता है। उस बंदे का खुद का मोरल कॉन्फिडेंस इतना आप रखते हैं कि उसकी पूरी कम्युनिटी उसकी सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन जाता है कि यार ऐसा भी तो संभव है, ये भी तो मैं कर सकता हूँ करके। ये एक पार्ट हो जाता है फॉर द कम्युनिटी। हमारी सोसाइटी, हम और आप जब इस जगह को विजिट करते हैं तो हम आप एक्सपीरियंस लेके देखते हैं,
हाँ यार दिस इज पॉसिबल, ये तो हो This is सकता है। possible. मैं अगर कभी कुछ करूंगा मैं जिंदगी में, तो कभी सोचा ही नहीं कि इस तरीके के बच्चों को मैं रिक्रूट कर सकता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल। ये एक टाइप ऑफ वर्क है, क्योंकि मुझे सोसाइटी को एक मैसेज देना था करके मैंने कैफे शुरू किया। एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट यू बिगिन, आप कुछ भी शुरू करते हो उसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। हाईली एफिशिएंट बच्चे, हर तरीके से इक्विप्ड हैं, हर तरीके से तैयार हैं। जो वर्क आप बोलेंगे, जैसा काम आप असाइन करेंगे, जिस तरीके के टास्क के लिए आप इनको रेडी करना चाहते हैं, हर चीज में इक्विप्ड हो सकते हैं लोग। बिल्कुल। तो वो दिस इज पॉसिबल वाला जो एक मैसेज जो हम देने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को समझाने की कोशिश कि आपने इतने बड़े मैन पावर को, इतना बड़ा मैन पावर, 6.5 करोड़ डेफ अगर इस हिंदुस्तान में है, उतने बड़े नंबर के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सोच के नहीं रखी कि आपको लगता है सरदर्द है, कौन कर पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक्सेस ओपन कर पाने का टूल, हम एक रोल मॉडल बन के, एक सोशल एक्सपेरिमेंटल प्लेस बन के बने रहना चाहते हैं कि लोग हमको देख के एक्सपीरियंस ले, और कल के दिन जब भी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं उनके जहन में ये चीज रहनी चाहिए कि ये चीज पॉसिबल है, कर सकते हैं वो भी। बिल्कुल। और आपने जैसे आपने प्रियंक बोला कि एम्प्लॉयबिलिटी इज नॉट द ओनली फैक्टर कि आपने ये कैफे ओपन किया है, और उस बात को मैं बिल्कुल महसूस भी कर सकती हूँ। जैसे वो आपने कहा कि हम सोसाइटी में एक बदलाव लेके आना चाहते हैं। जैसे मुझे अभी जब मैं बात कर रही थी युगल से, तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले कुछ और ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने बोला कि भाई हम भी ऐसी जगह पे काम करना चाहेंगे। मतलब उन लोगों के माइंड में चाहे एम्प्लॉयबिलिटी व्यू पॉइंट है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत अमेजिंग आपने चीज बताई कि एम्प्लॉयबिलिटी आपका सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इससे बाकी लोगों में, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी व्यू पॉइंट से भी है कि लोग एक तो बोझ नहीं समझेंगे, है ना, एंड डेफिनेटली लोग इन चीजों से सोसाइटी में अवेयरनेस फैलती है। बिल्कुल। और मैंने मतलब वाकई ये चीज बहुत अमेजिंग है। अगर सिर्फ हम लोग ना आंकड़ों के हिसाब से जाते हैं, तो हम लोगों ने बीच में भी इंडिपेंडेंट एनालिसिस अपना किया था, पिछले 8 सालों से नुक्कड़ रन कर रहा है। इन 8 सालों में तकरीबन 6.5-7 लाख लोग अब तक नुक्कड़ से होके गुजरे होंगे। तो हमारा ये मानना है वो हर कदम जो नुक्कड़ के अंदर पड़ा और नुक्कड़ को एक्सपीरियंस करने के बाद यहाँ से बाहर गया है, वो बंदा अपने साथ कंपैशन और जेनरसिटी का 1% जरूर लेके गया। उसको इस बात का पूरा यकीन है कि कल के दिन जिंदगी में कभी भी कोई डेफ या ट्रांसजेंडर उसको रास्ते में मिलता है, किसी भी मुश्किल हालत में जूझता हुआ दिखता है, तो उसके जहन में ये जरूर, अरे यार कोशिश कर लेता हूँ एटलीस्ट जानने की क्या मामला क्या है, समझने की। इतना भी अगर कर ले रहा तो हमारे लगता है सोसाइटी ने उतना अपनी तरफ से एफर्ट डाल दिया है। हमारी कोशिश ये नहीं कि हर बंदा जो नुक्कड़ विजिट करे नुक्कड़ जैसी चीजें कर ले, कुछ ऐसा एस्टैब्लिश करने की शुरुआत कर ले, लेकिन आपके अंदर वो इन्फॉर्म चॉइस क्रिएट करने की हमारी कोशिश है। आपको पता हो कि हाँ यार इनके लिए भी एक्सेस की जा सकती है, इनके इस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने इस तरह पे ऐसे ऑप्शंस रख सकते हैं। जो हमने अब तक जो गैप बना के रखा, नहीं हमारी सोसाइटी में हम इतने लोग हैं, सेफ साउंड, कोई दिक्कत नहीं है, उस दरवाजे को, उस बैरियर को ही तोड़ना है। और बैरियर यहाँ पे विजिट करने के बाद में, ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद में, इंटरेक्शन करने के बाद में अपने आप खुल जाते हैं। बिल्कुल अमेजिंग। और जैसे मैं तो प्रियंक आपके बारे में पढ़ रही थी, तो मैं प्रियंक से ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। और वैसे तो अब तक का यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंजीनियरिंग जो करते हैं या अक्सर एमबीए करने वाले लोग बहुत कम अपनी फील्ड में जाते हैं। मैं खुद एमबीए किया हुआ है बट कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं किया है। मैं ट्रेनिंग्स में आ गई, और अभी आपका यहाँ पे मुझे और इंस्पिरेशन मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ दिन पहले साइन लैंग्वेज के बारे में सोच रही थी, ऐसे कभी ख्याल है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे लगा कि भाई एक ऐसा सेक्शन है कि मैं साइन लैंग्वेज सीख के मैं और बहुत सारे लोगों तक ट्रेनिंग्स को पहुंचा सकती हूं। बिल्कुल मच नीडेड है, एकदम एसेंशियल है। ये जो डिसीजन आज मेरा दुरुस्त हुआ ना प्रियंक, ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे इस जगह पे आई। तो जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, सोसाइटी में अवेयरनेस लेना। और सोचो कि देखो कितना हमारा माइंड खुलता है जब हम आके देखते हैं ना, और हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। सो दैट्स रियली ग्रेट। सो जैसे आपने बोला कि अच्छा, मैं जितने भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि प्रियंक ने इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग के बाद आपने कुछ थोड़ा टाइम जॉब भी किया। हाँ, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में तकरीबन 4 साल जॉब किया मैंने आईटी में। आई वाज इनटू आईटी, तो दिल्ली, मुंबई, पुणे वगैरह में जॉब करता रहा, अलग अलग कंपनीज में जॉब करता रहा। और वो जैसा होता है जीने के साथ में कि जो कर रहा है वो कभी पसंद नहीं आता। तो 4 साल वो नौकरी करने के दौरान हर दिन शाम को लगता था नहीं ये काम तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, छोड़ना है, बट ये नहीं पता था आगे क्या करना है। ये नहीं करना, ये श्योर हो गया था, लेकिन आगे क्या करना क्लियर नहीं था। इत्तेफाक से एक दिन मुझे एक फेलोशिप के बारे में पता चला, इंडिया फेलोशिप थी वो, कहीं पे उसका इश्तिहार लगा था, बड़ा सा होर्डिंग पुणे में एक बार मैमजी रोड से गुजरा था, दिखा, उसमें बड़ा ना कूल सा कोट लिखा हुआ था कि इट्स कूल टू से दैट आई डोंट केयर बट इट्स वे कूलर टू से दैट आई डू। बड़ा फीलिंग है, मतलब अच्छा थॉट, बड़ा इंस्पायरिंग लगा। मैं अपीयर होके देखते हैं इसमें। तो प्रोसेस ऐसी थी कि दे वर पिकिंग 25 यूथ फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। उन 25 लोगों को सिलेक्ट करके फिर उनका वो लोग प्लेसमेंट करते थे अलग अलग एनजीओ के साथ में इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे। फिर वो 18 महीने के लिए 6 महीने के प्रोजेक्ट्स होते थे, वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में या रूरल डेमोग्राफी का समझना या सोसाइटी का दूसरा हिस्सा देखना मेरे लिए पहली बार था। मतलब इसके पहले हमेशा प्रोजेक्ट बैकग्राउंड से रहे, फैमिली से अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, किस तरीके के हमने इश्यूज नहीं महसूस किए थे, इंडिविजुअल इश्यूज जो होते हैं।
तो ये सब जब अचानक से रूबरू होते हैं इन सारी चीजों से ना, तो आपको एक तो आपका शॉक होता है कि यार मैं तो सब कुछ सोचता था कि सोसाइटी हरी भरी चलती है, अचानक से ये सब क्या चीजें देखने क्या लगा। चीज़ें? जब आप देखते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहना पड़, मैं 6 महीने बिना बिजली के रहा हूँ। पुणे में रहने के बाद में, नौकरी करने के बाद में, बेंगलुरु में रहने के बाद में, जब जीवन अचानक से आप इस शिफ्ट में लेके जाते हो कि आपको 6 महीने बिना बिजली के गुजारने, जहाँ सेलफोन चार्ज करने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है। ये सब चीजें ना एज एन एक्सपीरियंस इज गुड, लेकिन जब आपको पता है कि आपके अलावा जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी जिंदगी का यही सच है, जिंदगी का सच आपके लिए तो टेम्परेरी 6 महीने का प्रोजेक्ट है, बाकियों की जिंदगी का वही सच है। पीने के लिए एक ही हैंडपंप है लगा हुआ जो फ्लोराइड मिक्स रेड वाटर आपको देता है, उस पानी से आप पियो, उसी को नहाओ, उसी को खाने पीने में इस्तेमाल करो। ये सब सच्चाई जब आप देखते हो कि पॉवर्टी का इतना भीषण रूप वहां पे है। मैं कोरापुट में प्लेस था अंदर के डीप गांव में, तो वहां पे मैं देखता था कि यार मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के पास एक्सेस नहीं है, तो स्टिल बॉर्न बच्चे पैदा हो रहे हैं, या मेल नरिशमेंट का भारी सीवियर इश्यूज है, या मैं देख रहा हूँ कि कोल्ड इतनी हो रही कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मील प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी मतलब इन सब चीजों को देख के, और फिर वहां से जैसे आप शहर में आओ, देखो लाइफ स्मूथ है, लोग मॉल्स जा रहे हैं, लोग क्लब पब जा रहे हैं, लाइफ स्मूथ चल रही है। ये जो डिस्पैरिटी का पूरा चैलेंज था ना, देखने के बाद कि एक हिस्सा पूरा दबा हुआ है, एक हिस्सा इतना अपलिफ्टेड, तो इसी को इक्वल करने के लिए और ये कोशिश करने के लिए ये हमारा जो समाज है, इसको कम से कम इतनी जानकारी मिले कि समाज का एक आप ही के इसी सोसाइटी का एक रियल बड़ा तबका इस कदर वंचित चल रहा है, उसके पास एक्सेस नहीं है। आप कुछ करें अथवा ना करें, आपको जानकारी रहे, बिल्कुल आपका कंसाइंस आपको क्या प्रोवोक करता है करने के लिए, वो आपकी चॉइस हो जाती है। मेरा मकसद आपको बताना है कि सर इसी सोसाइटी में एक बड़ा तबका इस समस्या से जूझ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, आपका कंसेंस आपको फैसला लेने की मजबूर करेगा। तो वो क्रिएट करने के फिर अल्टीमेटली हम नुक्कड़ तक आए, नुक्कड़ जैसी चीज की हमने शुरुआत की और कोशिश किया कि इंक्लूजन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैसेज देना था यूथ को। ऐसे तो मैं एनजीओ खोल के प्रीचिंग करता तो कोई नहीं आता, वॉलंटरी लोगों को आना था, तो कैफे मुझे लगा कि एक प्लेस हो सकती है जहाँ यूथ खुद से आता है, यूथ आएगा, उसको एंजॉय करने के लिए खुद की चॉइस से आएंगे, फिर धीरे धीरे हम उनको पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके जाएंगे। तो अब नुक्कड़ में जैसे मैं कहता हूँ कि इंक्लूजन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, इसके अलावा कई इनिशिएटिव भी हमारे चलते रहते हैं, जैसे उन इनिशिएटिव के जरिए हम वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा ब्रेक द टैबू हो, सोशल इश्यूज जिन पे जनरली सोसाइटीज पे आप भी कभी डील करते हैं, आप यू वर टेलिंग कि आप सेक्स एजुकेशन पे बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल राइट्स पे बात करते हैं। हमारी वैसे कई कन्वर्सेशन हम लोगों ने रखे हुए जहां पे हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल राइट्स के ऊपर, एलजीबीटी के इश्यूज के ऊपर, सेक्स इश्यूज एजुकेशन के ऊपर, सब पे बातचीत करी, डेथ पे टॉक रखा, क्योंकि सोसाइटी में इन सब टॉपिक पे कॉमन ओपन बातचीत नहीं होती है। फिर डिजिटल डिटॉक्स हम रन करते हैं कि भाई नुक्कड़ पे आने के बाद आप चाहे तो अपने सेलफोन डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके एवज में आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह। तो ये सारी चीजें करके ना, बुक्स हमारे पास ढेरों हैं, तो बुक एक्सचेंज हम लोग रन करते हैं। संगत हमारा एक ओपन रीडिंग सेशन है कि हम ढेर सारी 200-300 किताबें लेके किसी भी ओपन पार्क में जाते हैं, वहाँ किताबें रख देते हैं, लोग बोलते हैं पढ़ो यार जितनी किताबें पढ़नी है। तो ऐसे सारे जो अतरंगी से हमारे जो थॉट्स है ना, ये पूरी कोशिश ये है कि समाज को एक मैसेज जाए कि यार चीजें जो है ना कंस्ट्रक्टिव सोचने से और पॉजिटिव एफर्ट डालने से हो जाती है। और आपको बस ये दिस इज पॉसिबल वाला मैथ्स आपको प्रूव करना। हम बस यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज ये बात मानता है। जैसे अभी 5 कम्युनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड हमारी कोशिश है कि हम ओल्ड एज होम में जो बुजुर्ग रहते हैं, जो वृद्धाश्रमों के बुजुर्ग हैं, जो आइसोलेटेड फील करते हैं, भाई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, सोशल हमारा कोई स्पेक्ट्रम नहीं बना, किसी से बातचीत नहीं हो पाती, उन सारे बुजुर्गों के इंक्लूसिवनेस के लिए हम कोई कैफे खोलें। हमारा सेकंड इनिंग करके ऑलरेडी प्रपोज्ड आइडिया जो मान के चलिए मार्च से अप्रैल के बीच में शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें सारे वृद्धों को, सारे बुजुर्गों को, दादी नानियों को, सबको एंगेज करके हमें कैफे खोल देंगे। और दादियों के जो नुस्खे होते हैं, पुरानी रेसिपीज वगैरह, वो लॉस्ट रेसिपीज का इंट्रोडक्शन आएगा सेक्शन में, स्टोरी टेलिंग में बुजुर्गों की कहानियां आएंगी, दादी नानी की कहानियां आएंगी सर। तो इस तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश है कि हर वो बंदा जो अभी महसूस करता है सोसाइटी मेरा वक्त तो हो गया, अब तो लोग मुझे स्पेस नहीं देते, उनको वापस लेके आना कि नहीं सर, योर टाइम स्टिल देयर, आपको अभी अपनी कहानी कहने की जगह देनी है। बिल्कुल। और भाई पहली बात तो नुक्कड़ इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट पे है, और आपने जो मुझे अभी दूसरा कॉन्सेप्ट बताया वो हो गया, तो भाई दोबारा अभी मैं फिर बहुत जल्दी मुझे मार्च में दोबारा प्लान बिल्कुल आना चाहिए जी। और जैसे आपने बताया ना प्रियंक, जो सबसे खास बात मुझे लगी कि जो सोसाइटी में इतने सारे इश्यूज हैं, इतनी चीज़ें हैं, और हमने कभी ना कभी हमें लगता है कि हम सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं, हम चमक धमक देख रहे हैं जैसा आपने बोला, लेकिन जब हम एक्चुअल में रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं, जैसे आपने फेलोशिप किया तो आपने क्या कहते हैं उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, एंड देन वी वर लाइक कि नहीं यार हमें कुछ करना है, और फिर आपने ये कैफे ओपन किया, और समहाउ आई थिंक आप अपने उस लक्ष्य में बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, क्योंकि इतनी लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। और उसके साथ साथ भाई कैफे है तो बहुत अमेजिंग खाना भी हमें वो तो करना ही पड़ता है ना, दिस इज एसेंशियल, क्योंकि मैं
हम लोग चैरिटी बेसिस पे रन नहीं कर सकते। दिस बिल्कुल। इज नॉट अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि भैया हमने स्पेशल लोग रिक्रूट कर लिया, हमारी जिम्मेदारी वहीं तक खत्म हो जाती है, आप लोग आओ और चैरिटी बेसिस पे नुक्कड़ विजिट करो, ये बिल्कुल आइडिया बिल्कुल नहीं नहीं है। हमारे प्रोडक्ट के स्पेशलेबल बच्चे नहीं है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमारा प्रोडक्ट, हमारा एम्बियंस, हमारा एक्सपीरियंस, हाँ। हमारा फूड, हमारी सर्विसेज है। दिस इज व्हाट वी सेल। हमारा कंपटीशन शहर के सारे प्रोमिनेंट कैफेज से है, कैफेज के साथ। तो हम इस बेसिस पे अपनी क्वालिटी में अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि भाई हमारे पास स्पेशली थोड़ा बहुत हमारे साथ बर्दाश्त करो, वो नहीं है। अपना सर्विस अपमोस्ट जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको ऑफर कर सकते हैं वो हम आपको देंगे, क्योंकि आप उसी एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग में बार बार आएंगे। आप डेफ बच्चों को देखने के लिए थोड़ा आएंगे यहाँ पे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका आपने जो बात कही ना, ये इस तरफ बहुत स्ट्रांगली आप जो मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है, हम लोगों ने ना सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं, डेफ है या फिर किसी भी पर्टिकुलर से है, तो हम उनको ना ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों से कम मानते हैं, मुझे लगता है। और जो आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ से यही चीज है कि भाई कोई अलग नहीं है, सब बराबर हैं, सब बराबर चाहे आपने जो अपना कैफे रन किया, तो चाहे सर्विसेज हैं जो भी हैं, सब इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि भाई नुक्कड़ कैफे है, यहाँ पे इस तरीके से लोग काम करते हैं, तो हम थोड़ा सा उस व्यू पॉइंट सिंपैथेटिक होके आपको आने की जरूरत नहीं है। You do not come out of sympathy कि अरे चलो यार बेचारों को रोजगार मिल रहा है देख के आते, वो नहीं है। You come just because you enjoy coming to नुक्कड़, because नुक्कड़ would be offering you a great experience आपको देगा यहाँ पे, चाहे वो हमारा फूड हो, चाहे हमारा एम्बियंस हो या हमारी एक्टिविटीज हो, उन सब के लिए आप नुक्कड़ आइए। आप जब आएंगे तो आप विलिंगली और नॉन विलिंगली अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर देंगे एक बेटर कॉज के लिए, क्योंकि आपके आने से सस्टेन करेगा नुक्कड़, सस्टेन करने से सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो पूरी प्रोसेस में ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट हमारी बाकी चीजें हैं, उनकी वजह से सारी चीजें सस्टेन कर रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रियंक, जितने भी लोग आते हैं ना, जब आप एक बार आते हो, आप ऐसे एनवायरनमेंट में जब मिलते हो, बातचीत करते हो, मुझे लगता है हर वो इंसान जब 4 और लोगों से बात करता है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से, मुझे लगता है हम दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग चेंज इन आवर सोसाइटी। हम अपने समाज में बदलाव ऐसे ही आता है। और मैं जब यहाँ पे आई, मैं आपको खुद बताती हूँ कि मुझे नुक्कड़ के बारे में मेरी एक फ्रेंड ने बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि बेस्ट प्लेस इन रायपुर, ठीक है, तो उन्होंने डाला नुक्कड़ कैफे। मैंने ऐसे ही देखा उनका पोस्ट, और फिर जब मैं उनसे बातचीत कर रही थी कि मैंने कहा अच्छा और क्या क्या कुछ है घूमने के लिए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कमाल का कैफे है, हम वहाँ पे जरूर चलेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या खास है उस कैफे में, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से। और दूसरी चीज जो अमेजिंग लगी उनको, ठीक है, पहला फैक्टर ये भी लोग कंसिडर करते हैं कि ठीक है कैफे में इस तरीके से लोग काम करते हैं, बट दूसरी चीज उन्होंने बताई दैट इज कि कैफे आपका है जहाँ पे आर्ट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, बुक्स हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे घंटों बैठ के किताबें पढ़ सकती हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऊपर मैं देख रही थी, रंगभूमि के नाम से इन्होंने एक स्पेशल इन हाउस काइंड ऑफ एक थिएटर पोर्शन बनाया है। और यानी कि आर्ट के लिए भी पूरा इक्वली इन्होंने यहाँ पे वो चीजें की है। तो मुझे तो फिर वो चीजें देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि कोई रह ही नहीं सकता है कि वो जगह हमारी काफी प्रोमिनेंट इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल भी होती है, चाहे वो थिएटर परफॉर्मेंसेस हो, पोएटिक वर्कशॉप्स हो, बुक लॉन्चेस हो, कोई भी डिस्कशन अराउंड टॉपिक जो भी होता है, सारे टॉपिक्स के अराउंड डिस्कशन के लिए, क्योंकि ऐसी डायलॉग के लिए जगह कम है शहर में ना। शहर में सोसाइटी में जहाँ पे लोग बैठ के ना खुले आइडियाज पे बातचीत कर सकते हैं, बड़ी लिमिटेड सी जगह है। और कंजर्वेटिव माइंडसेट वाली जगह नहीं, जहाँ पे लोग खुले दिल से बात करें, अपनी बातें कहने में किसी को शर्म या झिझक ना हो। एलजीबीटीक्यू राइट्स के ऊपर बातचीत करने के जहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ऐसी ओपन स्पेस का मिल पाना मुश्किल होता है। तो नुक्कड़ ने वैसी जगह क्रिएट करके रखी ताकि आप आइए, खाना तो एंजॉय करते हो, करिए, साथ ही खुले दिल से बातचीत करने के लिए आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है। बिल्कुल। और जैसे मैं आपको बात कर रही थी कि जितने भी जो भी इंसान एक बार आता है ना, जैसे मैं यहाँ पे आई तो अब जैसे मैं ट्रेनिंग्स में हूँ, मेरा यूथ के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो मैं डेफिनेटली आगे जाके चीजें एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाली हूँ, और ऐसे ही हम बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे आपने बोला ना, तो जैसे मैं प्रियंका आपसे बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में ना, हम ये जो बेसिक इश्यूज है ना, ठीक है हम जॉब करते हैं, पैसा कमाना हमारा एक माध्यम है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी में ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे हम लोगों को इन चीजों के साथ कैसे जुड़ें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि MBA के स्टूडेंट्स तक को अगर मैं LGBT के बारे में पूछती हूँ, दे आर नॉट इवन क्लियर अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ LGBT। उनके राइट्स के बारे में या बाकी चीजों के बारे में उनको नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है या फिर सोसाइटी में है कि ऐसे चीजें जिन पे बात करनी चाहिए, जिनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, वो नहीं होती। और मुझे लगता है कि ये कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है, एक ऐसा एक आर्ट सेंटर कह लो, या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे
आपको हर तरीके के रंग मिलेंगे। हम तो अपने आप को लेबोरेटरी ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। वाह वाह, क्या बात हर है। तरीके के सोशल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं, जो सस्टेन कर जाते हैं, वो सारे आइडिया फिर अल्टीमेटली सोसाइटी में स्प्रेड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे प्रियंक, जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, मेरी उनसे भी बातचीत हुई और सब बड़े खुश थे। जैसे अभी मनीष से मेरी बात हो रही थी, जो ड्वार्फ हैं, तो उन्होंने भी बोला कि भाई मुझे तो 3 साल हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने प्रीवियस जो एम्प्लॉयर्स है ना, सो वहाँ की कंपैरेटिव मुझे नुक्कड़ में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने इनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड बात की थी, आपस में इनका किस तरीके का आपके स्टाफ का कोऑर्डिनेशन रहता है? वो जरूरी, वो बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि आप देख के चलिए मल्टीपल 4 कम्युनिटीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म में काम कर रही हैं। एक डेफ कभी भी ये मान सकता है कि ट्रांसजेंडर तो यार ये तो हमसे जमती नहीं, बड़े इधर उधर की कम्युनिटी वाले, हमको इससे बातचीत करने में मजा नहीं आता। ट्रांस ही मान सकता है कि डेफ तो वैसे ही अंडरप्रिविलेज्ड से क्या बात करना। तो हम और आप जो जज करते हैं वो तो अलग मामला है। बिल्कुल। इनर वो सोसाइटी जो कि ऑलरेडी डिप्राइव्ड सेगमेंट में, वो भी अपने आप से डिप्राइव्ड किसी को मानती है। ये होता है। इन चीजों को दूर करने के लिए लगातार कम्युनिकेशन, लगातार वर्कशॉप्स का होना, लगातार इंटरेक्शन क्रिएट करना। और हमने ना वी मेड इट मैंडेटरी दैट एवरी सिंगल पर्सन हु जॉइंस नुक्कड़ हैज टू लर्न साइन लैंग्वेज, क्योंकि साइन लैंग्वेज मेजॉरिटी हमारा जो टीम है वो डेफ एम्प्लॉइज, डेफ बच्चों का है। तो वी मेड इट कंपलसरी कि हर व्यक्ति को साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, भले आप बेसिक सीखिए, डू नॉट बी अ प्रो इन साइन लैंग्वेज, आपको बेसिक साइन लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन इजी हो जाए। दूसरा, वी मेड इट मैंडेटरी कि अब जैसे छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, बिफोर बिगिनिंग ऑफ दिस टीम, जैसे हमारे डेफ बच्चे थे, जब उनको बताना था किसी ट्रांसजेंडर के बारे में, तो वो ताली करके बताते थे। वो कहाँ है, ये कहाँ है, ये बताते थे। तो डेरोगेटरी है, देखने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है, मैं कह रहा यही मत करो करके। तो दिस इज साइन ऑफ चेंजिंग योरसेल्फ, अपनी आइडेंटिटी का जो शिफ्ट है, दिस इज बेसिकली साइन फॉर ट्रांस। आई मेड इट कंपलसरी, आप इस तरीके से कम्युनिकेट कीजिए ना अगर आपको नोटिफाई करना है करके। इट वाज नॉट इन देयर प्रैक्टिस, क्योंकि उनका कभी इंटरेक्शन नहीं था ट्रांसजेंडर के साथ। और ये कितनी गहरी बात आपने बताई, बिकॉज दिस इज हाउ हम, क्योंकि सोसाइटी में हमने देखा ही ऐसे, हमने चीजें ही ऐसी देखी कि वो ताली बजाते हैं। लेकिन ये कितनी कमाल की बात आपने यहाँ पे प्रियंक की है, और दिस इज हाउ आप उनको सिखाते हैं। जी, मतलब हर कम्युनिटी के चैलेंजेस के बारे में आई मेक श्योर कि हर बंदा एक दूसरे के चैलेंजेस को समझे। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं ना, हम सिर्फ सोसाइटी को बेहतर करने, हम भी तो इसी सोसाइटी के हिस्से, हमारे अपने लिए भी सीखना जरूरी है। तो हर वो व्यक्ति जो नुक्कड़ का एम्प्लॉय है, नुक्कड़ की टीम का हिस्सा है, उसके लिए भी इन सारे रूल्स को, इन सारे एथिक्स को एक्सेप्ट करना जरूरी है, जो हम सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी हमारी अच्छी हो जाएगी, हम लोग तो आपस में द्वंद्व पाले बैठे हैं। ऐसा नहीं चाहिए। हर डेफ को ट्रांस की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर ट्रांस को एक ड्वार्फ की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपस में सिंक जो है, इंटर कम्युनिटी हार्मनी मेंटेन करना हमारा कंपल्सन, हम चाहते हैं कि मेंटेन रहे। इसके लगातार इंटरेक्शन होते रहते हैं, टीम वर्कशॉप्स होती रहती है, एंगेजमेंट इनका होता रहता है, एक दूसरे के चैलेंजेस, एक दूसरे के इश्यूज के बारे में समझते रहते हैं। फिर ग्रेजुअली चूंकि एक वर्क प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, तो एक दूसरे के इश्यूज को समझते अच्छे से, कि डेफ के इश्यूज को एक ट्रांस अच्छे से समझ रहा है, ट्रांस की दिक्कतों को एक डेफ समझ रहा है। और ये कई बार इन लोगों के लिए बहुत पहली बार का एक्सपोजर है। जैसे ट्रैफिकिंग सर्वाइवर किसी लड़की ने जो अपना ट्रॉमा शेयर किया, तो वो किसी भी डेफ या किसी भी ट्रांसजेंडर के लिए नया हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं किया। एक ट्रांसजेंडर जब अपनी ट्रांजिशन की स्टोरी शेयर करता है, तो किसी भी डेफ और ड्वार्फ के लिए सरप्राइजिंग हो जाता है, अरे बाप रे इस तरीके की जिंदगी होती है। तो ये सब जो एक इंटर कम्युनिटी सिंक्रोनाइजेशन बिल्टअप होता है ना, ये बहुत एसेंशियल है। हमारी सोसाइटी जो आके देख के जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी ये सब चीजें बहुत बेहतर होती जाती है लगातार, क्योंकि वो जाके इन सब चीजों को अपनी पॉजिटिव अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड करते हैं। यार आज की डेट में कम से कम ये 60 लोग जो नुक्कड़ के टीम मेंबर्स हैं, ये 60 लोग वो सेफ रडार बन चुके हैं कि जब ये बाहर सोसाइटी में जाएंगे तो इनके जहन में कम से कम गंदगी नहीं रहेगी, इनका जहन कम से कम उतना इक्वल और साफ रहेगा। So true। और आपने जैसे कितनी कमाल की बात कही कि अलग जैसे 6, जैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 6 आपने मुझे सेक्शंस बताए हैं, जिसमें ड्वार्फ हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एंड फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उसके बाद ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स भी हैं साथ में। तो भाई, और ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की यहाँ पे प्रियंक, की जब ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तब वो, जैसे हमें आपको बता रही थी एम्पैथी स्किल्स की हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक ये एक्सपीरियंसेस से ही हमें पता चलता है कि भाई लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है। हमसे भी अलग लोग हैं जिनकी लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, और जब हम इन सब चीजों के बारे में समझते हैं ना, तब मुझे लगता है हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोग मेल फीमेल या बाकी इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, या फिर हम अपनी कम्युनिटी से हैं, हम उस व्यू पॉइंट से देखते हैं। बट लेकिन जब हम दूसरों के व्यू पॉइंट से चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं ना, तब हमें लगता है कि भाई अब इंसानियत की बात हो रही है। वही आइडिया ऑफ इंक्लूजन है। अदरवाइज आइडिया ऑफ इंक्लूजन का मतलब सिर्फ लोगों को रोजगार दे देना और ये साबित कर देना नहीं कि नुक्कड़ एक आइडियल जगह थी, यहाँ 5 कम्युनिटी काम करती थी, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। मैसेज जाना चाहिए कि हर बंदे को इक्वल स्पेस भी मिली हुई है। एक डेफ, एक ट्रांसजेंडर, एक ड्वार्फ, एक ट्रैफिकिंग सर्वाइवर, एक डाउन सिंड्रोम बंदा सेम जगह पे अपनी बातें कहने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। उनको किसी को एक्सेस, जैसे वी डोंट रन दिस एम्प्लॉय ऑफ द मंथ थे, एग्जैक्टली हमारे लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, क्योंकि
देखो ये चीजें करने से फिर कंपटीशन हाँ, होता है, फिर दैट्स नॉट एन इक्वल कंपटीशन ना, एक डेफ और एक ट्रांस का कंपटीशन में सिर्फ इस बेसिस पे कैसे करोगे, अपने परफॉर्मेंस कैसे दिया, एवरीबॉडी इज पुटिंग देयर बेस्ट, हर बंदा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो साथ के लोग हैं उनके अंदर भी इंप्रोवाइजेशन आ जाए, और सोसाइटी तो बेहतर होने की कोशिश कर रही है लगातार में। तो दोनों मैसेज, हमारी खुद की टीम जो है और बाहर जो सोसाइटी है, दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलराइट, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो कंपटीशन है, और पता है क्या, कहीं ना कहीं हम ना मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में प्रियंक, हमने अपने आप को, हम कहते हैं ना कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाना, इन चक्करों में ना हम लोगों ने जो रियल चीजें हैं और लोगों के मन में इतना वो भर दिया है ना कि ये सब चीजें किल हो गई। और मुझे लगता है ये बहुत ही अमेजिंग बात यहाँ पे प्रियंक ने कही कि हम कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं निकालते, क्योंकि हम इनका कंपटीशन आपस में है ही नहीं। हर कोई हर बंदा अपने चैलेंजेस से ग्रूम करते करते अपने आपको यहाँ पे लेके आया, और आज वो आई एम प्रीटी श्योर कि एवरी सिंगल पर्सन इज पार्ट ऑफ नुक्कड़ अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको इसके पहले मौके ही नहीं मिले। और आज जब उनको मौका मिला है तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखाने की कोशिश करें। अननेसेसरी कंपटीशन जहाँ पे उनकी जरूरत नहीं, जहाँ पे उनके लिए, ये तो वही बात है कि मैं एक मछली को और एक कबूतर को दोनों को उड़ के दिखाऊं, बिल्कुल, ये तो वो चीज ही नहीं है ना। प्लेटफॉर्म के लिए मैं इक्वल सब कुछ कर दे रहा हूँ, एक्सेस बराबर दे रहा हूँ, लेकिन अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं अब मुझे, जैसे मैं अक्सर बच्चों को ना समझाती हूँ फ्रेंड, जब भी मैं ट्रेनिंग सेशंस लेती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि भाई आप अपने आप में यूनिक हो, आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको कभी हम एग्जीक्यूशन की जब बात करें ना, लेकिन हम नहीं उनको समझा पाते कि क्यों आप दूसरों से अलग हो या क्यों आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। बट आपने जो मुझे एग्जांपल दिया ना, मुझे लगता है कि ये बहुत कमाल का एग्जांपल है कि किसी भी इंसान का, देखो किसी के साथ कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, हर इंसान अपने चैलेंजेस के गो थ्रू जाता है, और उन चैलेंजेस से बाहर जब वो आता है तो डेफिनेटली हर पर्सन अपने आप में बहुत बेहतरीन कर रहा है। और तो अच्छा, जब आपने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया और फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था, फैमिली या फिर उनका सपोर्ट क्या था, या ऐसा तो नहीं उन्होंने सोचा कि भाई ये क्या आप करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही सोचा। हमारी सोसाइटी में देखो, जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं ना कि इन चीजों के बारे में, तो उनको लगता है कि भाई इनका दिमाग खराब हो चुका है। और अच्छा, मेरे साथ दिक्कतें थोड़ी इस किस्म की थी, क्योंकि एक तो इंजीनियरिंग किया हुआ था, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहा था, तब तक उनके लिए ठीक था, चलो भाई ठीक है। सडनली जॉब क्विट करके फेलोशिप कर ली, चलो वो भी ठीक है, तो फेलोशिप कर रहा। अब फेलोशिप छोड़ के ये क्या फितूर पाल लिया, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया। हम लोग हमेशा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, मतलब परदादाओं के जमाने से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे गवर्नमेंट की पोजीशन में काम करते हैं। परिवार की वही माइंडसेट की सरकारी नौकरी करेगा तो बढ़िया बेहतर रहता है। तो अचानक से ये सब जब प्रैक्टिकल, अच्छा क्योंकि घर का पैम्पर्ड चाइल्ड है कि जो घर में खाना भी खुद से नहीं निकालता, मॉम डैड दे रहे हैं, आराम से खा रहा है, सडनली वो बोल रहा है कि पापा मैं बिजनेस करूंगा। और जानते हैं बिजनेस में एफर्ट बहुत लगते हैं, जो चीजें आज प्रोसेस ओरिएंटेड बड़ी स्मूथ दिख रही है, इसके पहले 7-8 साल का स्ट्रगल है कि कैसे हमने उस पूरी प्रोसेस को डिफाइन किया। आज मैं कंफर्टेबली यहाँ बैठ के आपके साथ चिल करके बातचीत कर रहा हूँ, इसके पहले वो 7 साल की मेहनत अलग हो गई है, वो करके मैं अपने आप को यहाँ तक बिठाने की पोजीशन में लाया कि अब टीम इस पूरी प्रोसेस को रन करती है। तो ये सब उनको जब फोर्स उन्होंने कहा कि भाई कैसे करेगा, तो रिस्क लगा। उन्होंने मुझे 3 महीने दिए कि भाई 3 महीने तुमको दे रहे हैं, 3 महीने ट्राई कर लो, जो तुमको ट्राई करना, अगर तुमको लगता है कि तुम कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं किया तो वापस आना, तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी करवा के बाकी कुछ करवाएंगे। तो इट वाज देयर। बट मैंने फिर 3 महीने में अपने आप को, मैंने यहाँ जब रायपुर शहर में आया, मैं यहाँ से हूँ नहीं, एक्चुअली बिलोंग टू मध्य प्रदेश। यहाँ के फिर मैंने सैंपल सर्वे किया, लोगों से पूछा भाई कैफे में किस तरह की जगह आप जाना पसंद करते हैं, टी और कॉफी में क्या पसंद करते हैं, अलग अलग किस्म के सवाल, अलग अलग किस्म के जवाब आए। कई लोगों ने मना किया, नहीं कौन कॉफी चाय पिएगा बाहर जाके, चाय तो हम लोग नहीं पिएंगे, क्योंकि दिस इज नुक्कड़ टी कैफे, वी प्रमोट चाय इन हाई, मतलब हम प्राइम लेवल पे चाय को प्रमोट करते हैं। उसको लेके हमारा डिस्कशन, हम चाहते थे कि चाय की एक्सक्लूसिवनेस बनी रहे। तो कई लोगों ने मना किया, अरे नहीं गर्म शहर है, कौन चाय पीता है, ऐसा वैसा करके, तो रिजेक्शन ज्यादा था। लेकिन मुझे पता था कि रिजेक्शन मोस्टली अगर आ रहा है, मतलब 2 चीजें क्लियर है कि या तो सोसाइटी ने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं, या उनके जहन में नहीं कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल हो सकती है। तब उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुझे बूस्टेड लगा, मैंने उसको शुरू किया। फिर पहले इनॉग्रेशन जब किया तो मेरे को भी यकीन नहीं था, फ्लूक में था, ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि बट आई डिड नॉट हैव एनी प्लान बी, मुझे नहीं पता था कि मैं इसके अलावा कुछ और करूंगा। दिस वाज द ओनली थिंग आई वाज अटेम्प्टिंग कि मैं इसी चीज को एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन पेरेंट्स पहले वाले इनॉग्रेशन में नहीं आए। पहला आउटलेट मेरा चला 1-1.5 महीने के बाद में ना, फिर हमारा एक मीडिया कवरेज हुआ पहला। दैनिक भास्कर में बड़ा सा हेडलाइन आया कि एक इंजीनियर ने खोली चाय की दुकान। अब वो कवरेज भी ऐसा था, कवरेज भी ऐसे ही आ गया, घर वाले वो कटिंग भी मैं घर नहीं बेच सकता था कि भाई देखो इस तरीके की कवरेज है। पापा बोलते यही तो बोल रहा हूँ मैं, यही नहीं करना है तेरे को। बट अल्टीमेटली उस कवरेज के बाद में काफी बूस्टेड रहा, मतलब उनको, हमारे बिजनेस को काफी बूस्ट मिला, रिकॉग्निशन अच्छा है, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। इवेंचुअली फिर 1 साल के बाद हमने फिर दूसरा आउटलेट की शुरुआत की। जो 2 आउटलेट खुल गए ना, तब धीरे धीरे अल्टीमेटली मुझे लगता है पेरेंट्स ने उस चीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि व्हाटएवर आई एम डूइंग, इफ्स एंड बट्स करके अपने एफर्ट्स डाल के अगर मैं खुश हूं ना, तो उस खुशी में उनकी अच्छी खुशी मिल रही थी। फिर वो उन्होंने पैनिक करना छोड़ दिया, वरी करना छोड़ दिया। अल्टीमेटली फिर मैं 3rd आउटलेट की इनॉग्रेशन में देखे
अरे वाह, उनको लगा कि चलो ठीक है, आप इज डूइंग समथिंग व्हिच इज रिकॉग्नाइजेबल, एप्रिशिएट वर्दी है, तो जाना चाहिए जाना करके। चाहिए। फिर वो अब तो लगातार सपोर्ट है, एप्रिशिएट करते हैं, खुश हैं। अब तो नेशनल अवार्ड वगैरह मिल गया तो बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, प्रियंक को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। मैं और भी प्रोफाइल में चेक कर रही थी, तो आपको भाई इनकी झोली में बड़े सारे अवार्ड्स हैं। और हमारी तो भाई यही दुआ है कि आने वाले टाइम में क्या कहते हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड्स तो चलो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, लेकिन उन अवार्ड से भी ज्यादा सबसे बड़ा अवार्ड जो प्रियंक है ना, जो समाज में जो बदलाव आ रहा है इस कैफे के थ्रू, जितने लोग विजिट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो एक इंसान आ रहा है, अब मैं जैसे यहाँ पे विजिट किया मैं न जाने कितने लोगों को इस बारे में बताऊंगी, और वो जो बदलाव आएगा ना, उस बदलाव के लिए जो पीछे हम जड़ देखते हैं ना कि एक इंसान है, वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। मुझे लगता है जब मुझे स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि मैम मैं प्लेसमेंट्स को नहीं देखती कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन जब बच्चे आके बोलते हैं ना कि हम बड़े लो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मैम आज आपकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं स्टेज पे जाके बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए वही सक्सेस है और मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं बोलता भी रहता हूँ, लोग मुझसे पूछते भी आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया, बड़ा अच्छा, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं। मैं नहीं, प्राउड तो डेफिनेटली फील कर रहा हूं, बड़ा अवार्ड है, बट पता है उससे भी ज्यादा खुशी मुझे कब मिलती है, मुझे किसी तब मिलती है जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेफ एम्प्लॉय अपने लिए गाड़ी खरीदता है, अपने लिए मकान खरीदने की सोच पाता है, उसकी शादियों की बातचीत हो जाती है, वो परिवार जो इसके पहले चिंतित था कि मेरे बच्चे का पता नहीं क्या होगा, आज उसके लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लड़कियों के उसके पास प्रोफाइल आ रही, शादी की बातचीत चल रही है, मकान की बातचीत चल रही है। मैं इससे बड़ा रिकॉग्निशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा कि उसके एम्प्लॉय इतना ट्रस्ट करते हैं पूरी प्रोसेस पे, तो ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा प्लेजेंट और अच्छा एक सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस होता है। सो ट्रू। और आई थिंक प्रियंक, मुझे लगता है कि ये जितना भी जो आपने हम जो डिस्कशन हुई, जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, आई थिंक ये कमाल का है। और आप सिर्फ क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि जो सोसाइटी में चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ बोलने से हम, जैसे मैंने बहुत सारी एनजीओज भी देखी हैं, लेकिन कई बार उन मूवमेंट से ज़्यादा ना प्रैक्टिकली काम करने में हमें वो जो चीज़ें हैं बदलाव लेके आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपने, जैसे अक्सर मैं शो में ऐसे लोगों से बातचीत करती हूँ जो जिंदगी में डेयरिंग करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, और आपने एक छोटा सा सपना देखा और उस सपने से आज 4 ब्रांचेस खुली हैं, और आने वाले समय में देश भर में हमारी दुआ है और इंटरनेशनली आपका ये कैफे जाए। लेकिन कैफे से भी जरूरी जो आप मैसेज सबके साथ शेयर कर रहे हो, बिल्कुल, वो मुझे बहुत कमाल का लगा। और बहुत, मतलब मुझे तो बहुत मजे आए आपसे बातचीत करके। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा तो प्रिविलेज है कि आप इतनी दूर चंडीगढ़ से यहाँ तक पहुंची जर्नी को फॉलो करते करते हम आपके एफर्ट्स के भी बिल्कुल मुरीद हैं, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, हाईली अप्रिशिएट जी। रैंडम इंटरव्यू हमने सोचा कि इस तरीके से जब प्रियंक मिल गए तो मैंने सोचा भैया इनसे बातचीत करते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रियंक फॉर ऑल योर टाइम, यू आर डूइंग अमेजिंग। आप बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं और आपने तो मुझे भी इंस्पायर कर दिया। मुझे लग रहा है कि अपने जो ट्रेनिंग मैं बाकी सब स्टूडेंट्स को तो दे देती थी, लेकिन जो आपने अभी जो कम्युनिटी वाइज मुझे बताया ना, ये मुझे आज चीज मुझे इसने वो कर दिया, सेंसिटाइज कर दिया। आई एम रियली ग्लैड कि आप इस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि हाईली एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। और मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब ट्रेनिंग्स दे देती हूँ, लेकिन अभी जैसे मैंने ब्लाइंड स्कूल के बारे में भी आपसे बात करी थी, लेकिन अभी मैंने एक बार सोचा था कि साइन लैंग्वेज सीखूं, लेकिन अब आपने वो जो मेरा आइडिया ना दुरुस्त कर दिया है, आपने मुझे इंस्पायर कर दिया, मैं सीखूंगी साइन लैंग्वेज, राइट। सो थैंक यू सो मच प्रियंक फॉर ऑल योर टाइम। एंड हमारी तो बस यही दुआ है कि आप इस तरीके से आपका ये जो कैफ़े है इस अमेजिंग मैसेज के साथ और ज़्यादा ग्रो करे। आप पूरे देश भर में कैफ़ेज ओपन हो, हमारे चंडीगढ़ में भी ओपन हो, और उसके अलावा जो आप समाज में जो बदलाव का जो एक लहर मैं कह सकती हूँ वो हमारी बहुत लोगों तक पहुंचे और लोग इस बात को समझे। तो यही मेरी तरफ से दुआ है। और भाई जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हो, सो जब भी आप लोग रायपुर आओ, और भिलाई में आपने बताया जी वहां पर भी इनका एक कैफे की चेन है, तो जब भी आप आओ नुक्कड़ कैफे, नुक्कड़ टी कैफे आप आना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर आओ तो आप खाना तो एंजॉय करोगी, क्योंकि मैंने खाना खाया, खाना तो कमाल का था ही था। स्टाफ इतना अमेजिंग है, इतना उन लोगों ने मतलब मुझसे प्यार से बात की, और मैंने देखा भाई कितनी डेडिकेशन के साथ सब काम कर रहे हैं। सो इसमें कुछ भी कंपल्शन नहीं ना, मतलब आई डू नॉट पुट अ हंटर इन हैंड्स की भाई करो, बिल्कुल नहीं। इसी वर्क कल्चर की बात कर रहा हूं, खुद से सेल्फ इनिशिएटेड होकर, क्योंकि वो ओनरशिप हमको महसूस होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये प्लेस हमारी, हमने जो है वो तैयार किया है, वो बहुत बड़ी ताकत है हमारी। मतलब नुक्कड़ मैं नहीं हूँ, मेरे होने से नुक्कड़ नहीं, नुक्कड़ ये जिंदा दिल लोग हैं, इस टीम की वजह से नुक्कड़ बना हुआ है, और ये लोग इसको जिंदा रखे हुए हैं। मतलब ये सारे अवार्ड, सारे रिकॉग्निशन, सारा नेम फेम, इंटरव्यू तक पहुंचना, सब कुछ इनकी बदौलत, सब कुछ इनके लिए।
बिल्कुल. So thank you so much Priyank, it was wonderful interacting with you. बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग ऐसे हमारी सोसाइटी में हों जो कुछ अलग करने का दम रखते हैं. सब मुसीबतों से लड़ झगड़ के जब हम अपने सपनों को, और एक हमने जो सोचा होता है ना लाइफ में ये करना है, जब हम उसको अचीव करते हैं तो आई थिंक कमाल की बात है. और मतलब मेरे पास वाकई शब्द नहीं है दोस्तों, मैं किस तरीके से प्रियंक की तारीफ करूं. तो मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच. एंड जब भी आप लोग रायपुर आओ तब नुक्कड़ कैफे जरूर आना. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.